नमस्कार दोस्तों। लेक्चरर फिजिक्स की इस सीरीज में हमारा हमको हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हम मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 18 है। ठीक है, तो उसमें हमने ये डिस्कस हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर वगैरह भी हमने कुछ पोर्शन डिस्कस किया था। वेक्टर में अगर हमने अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो, लास्ट जो हमारा लेक्चर था, गुड इवनिंग, लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने ये देखा था कि वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके हैं। तो हमने ये देखा था वेक्टर हमारे पास ऐड करने के हमारे पास मेनली तीन तरीके हैं। पहला हमारे पास है तरीका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें कैसी प्रॉब्लम पूछी जाती है ये भी डिस्कस किया था। दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम बात करें तो पहली बात वो कब आता है, जब दो वेक्टर किसी कॉमन पॉइंट पे एक्ट करते हैं या एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करते हैं, तो उस समय हम क्या अप्लाई करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा हमारे पास यहां से आपके पास निकल के आता है, तीसरा हमारे पास निकल के आता है क्या, तीसरा निकल के आता है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ये हमारा तीसरा है। ठीक, एडिशन वेक्टर को ऐड करने का हमारा कौन सा तरीका, जरा बोलो, तीसरा तरीका है। अगर हम इसमें अगर हम बात करें तो जरा समझने की कोशिश करना क्या है करके। पॉलीगन नॉर्मल सी बात है, हम सपोज के लिए हमारे पास मल्टीपल वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर है और जो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास, सपोज के लिए बहुत सारे वेक्टर है। सपोज के लिए एक वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक, एक हमारे पास वेक्टर ये है और एक हमारे पास वेक्टर सपोज के लिए ये है, एक वेक्टर सपोज के लिए हमारे पास ये है। इस तरीके से सपोज के लिए हमारे पास कितने वेक्टर है, चार वेक्टर है और इन सारे वेक्टर को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हमें मल्टीपल वेक्टर हमें ऐड करने होते हैं तो ऐड करने का रूल क्या होता है, तो करने रूल वही है जो हमने ट्राइंगल लॉ में डिस्कस किया था। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो हमने क्या बोला था, पहले जितने भी वेक्टर ऐड करने हैं इनको सेम ऑर्डर में ऐड करो। सेम ऑर्डर में ऐड करने का मतलब क्या होता है कि जो इसका जो हेड होता है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा। ये ए वेक्टर है, ठीक। अगर इसमें मैंने अगर बी वेक्टर अगर ऐड करना है तो बी वेक्टर को कैसे करते हैं, जो बी वेक्टर की जो टेल होती है वो ए वेक्टर के हेड के साथ क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। तो हमने इसको आपको ऐसे करके लगा दिया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। फिर बाकी हमने कौन सा वेक्टर ऐड करना, सी वेक्टर ऐड करना है। तो सी वेक्टर का क्या करेंगे, जो टेल होगा बी वेक्टर के इसके साथ कोइंसाइड कर देंगे, हेड के साथ कोइंसाइड कर देंगे। फिर वैसे डी वेक्टर की जो आपका टेल होगी उसको सी वेक्टर के हेड किसके साथ कोइंसाइड कर देंगे, हेड के साथ कोइंसाइड करने की, हमारा डी वेक्टर है। हमने सारे वेक्टर ऐड कर दिए, ठीक। तो जब ऐड करोगे तो नॉर्मल सी बात, इन सभी का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड है, जो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन सारे वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करेगी, जरा बोलो, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, इन सारे वेक्टर का वेक्टर एडिशन है। आप इसको प्रूव भी कर सकते, कैसे प्रूव कर सकते हो, जरा देखो। आपको बताइए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर को अगर ऐड करना होता तो हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अगर मैं ट्राइंगल लॉ का अप्लाई करूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जरा बोलो। इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही तो होता था, हम वहां आर वेक्टर को यही तो लिखते थे। अब इसका और इसकी वजह से एक सिंगल वेक्टर बना, वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या, जरा बोलो, सी वेक्टर है। फिर अगर मुझे ये अगर ऐड करना है तो नॉर्मल सी बात है, अब इसमें अगर इसको ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, जरा बोलो, सी वेक्टर, ठीक। अब इसको और इसको ऐड करके सिंगल वेक्टर बन गया। अब किसको ऐड करना है, इसको और इसको। जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये एक नया वेक्टर बनेगा, और ये जो नया वेक्टर बनेगा यही आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ये नया वेक्टर। इसको अगर हम देखें क्या आएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, जरा बोलो, आर वेक्टर। इसी को हमने क्या बोला, रिजल्टेंट बोला है। तो इन जनरल जब भी हमारे पास वेक्टर आपके पास होते हैं, मल्टीपल वेक्टर होते हैं, इन मल्टीपल वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज आने वाला नहीं है, फिर भी आपको बता दें, कहीं कुछ कुछ प्रूफ करने वाली प्रॉब्लम होंगी, उनको हम डिस्कस कर लेंगे तो वहां पर यूज आएगा। क्या है, जब हम मल्टीपल वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने का रूल कुछ नहीं होता है, हमने जितने भी वेक्टर ऐड करने उनको सेम ऑर्डर में ऐड करना होता है। सेम ऑर्डर मतलब आपको मैंने ट्राइंगल वाले लॉ में भी बताया होगा, ट्राइंगल लॉ जो पढ़ाया होगा उसको वीडियो उस लेक्चर को देखना, उसमें समझना मैंने सेम ऑर्डर का मतलब क्या बताया। मैंने क्या बोला था, अगर पहले वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, सेम ऑर्डर एडिशन बोलते हैं। और इसी पे अगर हम बात करें, इसी पे अगर हम बात करें इसके बारे में, इसके बारे में अगर हम बात करें, आपके पास ये आपके पास ये वेक्टर कैसे है, ये वेक्टर कैसा, अपोजिट ऑर्डर में है। जो रिजल्टेंट होता कैसे होता है, अपोजिट ऑर्डर, मतलब हेड हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, टेल टेल के साथ कोइंसाइड करेगा।
हेड हेड के साथ कोइंसाइड करेगा और टेल टेल के साथ कोइंसाइड करेगा। बाकी सब आपको दिख रहे हेड टेल हेड टेल हेड टेल होंगे। समझ में आई बात? ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये पूरा वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसी को मैंने क्या बोला है, आर वेक्टर बोला है। यही क्या जरा बोलो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक, जितने भी वेक्टर उनको सेम ऑर्डर में ऐड करना होता है, जो रिजल्टेंट होता है उसको अपोजिट ऑर्डर में लगा देना ही आपके पास क्या बन जाता है, जरा बोलो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखने की कोशिश करें, जरा समझने की कोशिश करना, पॉलीगॉन लॉ में इतना सा ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप मैं इसलिए करा दिया ताकि आप ऐसा ना समझे उसमें क्या जो है करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमारे पास एडिशन, हमने तीन की तीन रूल देखे, फिर उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे इन सभी के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जरा सुनना। सब्ट्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है ये भी समझिए जरा। लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के जब हम बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज के लिए सबसे पहले एडिशन को समझ लीजिए एक बार आप। हमने कहा था हमारे पास सपोज के लिए एक वेक्टर ये है, ठीक, और एक वेक्टर ये है, हमारे पास ये दो वेक्टर है। और हमने कहा था जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, जिसको मैंने बोला था आर वेक्टर, इनके रिजल्टेंट को हमने क्या बोला था, जरा बोलो आर वेक्टर। ये आर वेक्टर दिया कैसे जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के से। कैसे दिया जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जरा बोलो। ये आपके पास क्या निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस, अगर आप वेक्टर एडिशन अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो आर आपने लिखा है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये था एडिशन वाला। अगर हम डिस्कस करें ये क्या कौन सा केस था, एडिशन के केस में चीजें ऐसे चलती हैं, ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, अब अगर जब हम सब्ट्रैक्शन कह रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम यानी कि ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, अगर हम बात करें ए वेक्टर माइनस ऑफ बी हुआ, इसके यही तो हुआ सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर को माइनस करना। माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, हम इसको थोड़ा मीनिंगफुल अगर बनाएं तो आर वेक्टर इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख दिया। मतलब क्या हुआ, अगर आप बी वेक्टर की डायरेक्शन को, माइनस बी का मतलब क्या हुआ, अगर बी प्लस बी अगर इधर है तो माइनस बी क्या हुआ, जस्ट इसको उल्टा हुआ। अगर बी की डायरेक्शन को अगर चेंज करके अगर ए के ऊपर अगर आप ऐड कर देते हो, वही आपके पास क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाता है। फिर से सुनना, अगर हम बी की डायरेक्शन को चेंज करके, बी जरा देखो प्लस बी इधर है तो माइनस बी कहां आएगा, इसके इधर आएगा। मतलब सिचुएशन कैसी बनेगी, ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा क्या था, जरा बोलो ए वेक्टर, ये था हमारा, ये था ए वेक्टर। बी वेक्टर कहां था, इधर था कहीं, ये हमारा बी वेक्टर था, ऐसे करके। माइनस बी कहां चले जाएगा, माइनस बी यहां चले जाएगा, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है। ए और बी जो था इनके बीच एंगल कितना था, थीटा था। ए और बी के बीच एंगल कितना था, थीटा। माइनस बी, अब जरा देखो इनके बीच एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। मुझे इस बार जो रिजल्टेंट निकालना है वो ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। आप ऐसा समझिए, है एडिशन। अगर आप बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज करके अगर आप ऐड कर देते हो, बी वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज करके अगर आप ऐड कर देते हो, वही सब्ट्रैक्शन बन जाता है। सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं होता है। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन को, जिस वेक्टर को माइनस करना उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करके पहले वाले वेक्टर में ऐड कर दो, वही एडिशन आपके पास, वही आपका सब्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक, अब जरा देखो, जरा इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट फिर से कैसे जाएगा, यहीं से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच से जाएगा। और अगर आपसे एंगल पूछे कि ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा हो जाएगा, यहां से एंगल कितना हो जाएगा, जरा बोलो बीटा, ये एंगल हो जाएगा। रिजल्टेंट इस बार अगर आपसे निकालने के लिए पूछे तो इस बार इस वेक्टर और इस वेक्टर में निकालना है। और करना क्या है, एडिशन का ही रूल अप्लाई करना है। यहां एडिशन साइन लगा हुआ ऑलरेडी आपने देख लिया। ठीक, और आपका एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो फॉर्मूला जब यहां ए और बी थे, एंगल थीटा था, तो यहां आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इस बार ए और माइनस बी में जो एंगल है पाई माइनस थीटा है, करना एड ही है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बी की डायरेक्शन को ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूं। तो इस बार जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जरा बोलो, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ जाएगा इस बार ए स्क्वायर ऐड कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इन दोनों वेक्टर को आपका ऐड करना है, लेकिन दोनों के बीच एंगल कितना है इस बार, कॉस कितना आ जाएगा, जरा बोलो, रूल क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस कितना आ जाएगा, जरा बोलो, थीटा। और बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है करके। कॉस पाई माइनस थीटा अगर आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा।
तो यहां से अगर आप आर की वैल्यू देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। तो जब दो वेक्टर को हम माइनस करते हैं तो माइनस करने का जो रूल है, जो रिजल्टेंट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। मैंने इधर एडिशन के लिए भी लिखा है, एडिशन के केस में क्या आता है करके, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पर माइनस किए जाते हैं, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर था, इनके बीच एंगल थीटा था, जब थीटा एंगल पे माइनस किया जाता है तो फॉर्मूला क्या आता है जरा लोग बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास 2ab आपके पास cos थीटा। ये बात समझने वाली है, ठीक। आपसे यहां पर डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि रिजल्टेंट की इस वेक्टर से डायरेक्शन कितनी है। देखो पुरानी बातें, अगर डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या बोला था, जब इस वेक्टर से डायरेक्शन निकालते हैं तो कौन से वेक्टर को लिखते हैं, इस वेक्टर को, और इस वेक्टर का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने पता है एंगल निकालने वक्त वो सब मैग्नीट्यूड में लिखे गए थे। तो क्या आएगा जरा बोलो, जब हम यहां से अगर डायरेक्शन निकालेंगे, टेन अल्फा निकालूंगा तो क्या आएगा, टेन अल्फा क्या आएगा, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच के एंगल कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, डिवाइडेड आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए, दूसरा वाला, ये पहला वाला वेक्टर, मैंने कहा ना जब यहां से डायरेक्शन देखते हो कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, दूसरे वाला, इनटू इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल, फिर कौन सा वेक्टर आएगा, ये वाला, प्लस जिसके साथ साइन आया था उसी के साथ नीचे कॉस आता है, फिर कॉस पाई माइनस थीटा। रूल वही है पुराना ही, कुछ नया नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया होगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, यह आ जाएगा टेन अल्फा। ये डायरेक्शन है किसकी, अल्फा, ये डायरेक्शन है अल्फा, जो कहां से, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है कहां से, ए वेक्टर से। ऐसे बी से भी बता सकते हो आप, बी से कितनी आ रही करेंगे, बीटा, बीटा के लिए क्या करोगे, फिर से वही बात पुरानी वाली, कैसे, अगर बात करोगे टेन बीटा अगर कैलकुलेट करोगे तो टेन बीटा कितना आ जाएगा, जब यहां से डायरेक्शन निकालेंगे तो कौन से वेक्टर को पहले लिखेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन दोनों के बीच का एंगल कितना, पाई माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहां कितना आएगा बी, और जिसके साथ साइन होता है उसके साथ नीचे कॉस आएगा, कॉस पाई माइनस कितना थीटा, तो कितना आ जाएगा टेन बीटा आएगा यहां से, ए कितना आ जाएगा, साइन आपके पास थीटा डिवाइडेड बाय बी माइनस ए कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि चीजें बेहिसाब आएंगी, तो बेहिसाब चीजों को याद ना करें, समझने की कोशिश करें, समझोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बेहिसाब चीजें याद नहीं की जा सकती, लेकिन बेहिसाब चीजें समझ करके हम उन चीजों को आसान जरूर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके पास ये चीजें ध्यान में रखी जाए, कैसे चल रही है ध्यान में रखें, डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे निकाली जाती है ध्यान में रखें, ठीक, जब दो वेक्टर को माइनस कर रहे हैं। इसमें एक स्पेशल केस भी आ जाता है, ठीक है। चलो इसको लिख लेना, नोट कर लेना, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, ये बीटा हो जाएगी डायरेक्शन, यहां से अगर इधर ले जाओगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा, वो ऑलरेडी आपको बताइए, उसमें कुछ नया नहीं करना है। चलिए इसमें में एक स्पेशल केस आ जाता है, क्या आ जाता है स्पेशल केस, सपोज कर लिया ये जो दो वेक्टर थे इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, मतलब अभी हमने कहा था ना, हमने दो वेक्टर को माइनस किया था, एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये था बी वेक्टर, थीटा एंगल पर हमने माइनस किया था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या ऑलरेडी आपने देख लिया। सपोज कर लिया लेट हमने ये बोल दिया ए वेक्टर आपके पास मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर बोल दिया, इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए। देन अभी आपने देखा जब थीटा एंगल पर थे तो फॉर्मूला क्या आता है माइनस का, जरा बोलो, जब दो वेक्टर को माइनस करते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास क्या जाता है, जरा बोलो, माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, ये आया था फॉर्मूला। ऐसे मैं कह रहा हूं ए और बी की वैल्यू सेम होगी, आप ऐसा आंसर ऐसा जीरो ना बोल दें कि दो वेक्टर को माइनस करा और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो आंसर जीरो आता है, आंसर जीरो नहीं आता, आंसर डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा क्या होगा करके, ये मैंने पहले भी बताया होगा। बोलो क्या आएगा फिर रिजल्टेंट इस बार, ए स्क्वायर, इसकी जगह भी ए रख दो, कितना आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर कॉस कितना आ जाएगा थीटा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, समझ में आता है, ये कितना आ जाएगा 2a cos थीटा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक। यहां से सॉल्व करिए इसको, तो यहां से कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कितना आ जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा कितना आता है, ये आता है 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
तो आर की वैल्यू के यहाँ सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन आपके पास स्क्वायर थीटा बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन आपके पास थीटा बाई 2 आ जाएगा। जब दो वेक्टरों को माइनस करते हैं और दो वेक्टरों का, ये डायरेक्टली कई बार पूछा भी जाता है, ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, बोलेगा दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनको थीटा एंगल पे माइनस किया, थीटा एंगल पे क्या किया, माइनस किया, तो रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। साइन ये a क्या है, यहां पे भी आ सकता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, r इक्वल टू आपका 2b साइन थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, बात तो एक ही है। और इसी का मतलब क्या है, ये क्या है, a और b का सब्ट्रैक्शन है, मतलब ये क्या है, a वेक्टर माइनस और b वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी को मैंने क्या लिखा है, 2b साइन थीटा बाई 2, या इसी को लिख सकते हो 2a साइन थीटा बाई 2, ये ऐसे लिख सकते हो। ये ध्यान में रखना, ये सारी बातें सेम ही है, a और b का। ये देखो हमने दो वेक्टर लिखे थे, माइनस के थे, ये थे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। r इक्वल हमने देखा था a वेक्टर माइनस और b वेक्टर देखा था, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये। तो ध्यान में रखना, डायरेक्टली कई बार पूछा भी जाता है, दो वेक्टर अगर आपके पास थीटा एंगल पर हैं, जब उनको माइनस किया जाता है, देन आपके पास वैल्यू कितनी आएगी करके। ठीक है, तो कितनी आएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो 2a sin थीटा बाई 2 या 2a cos थीटा बाई 2। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, इफ a कैप एंड b कैप आर टू यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इफ a कैप एंड b कैप आर टू यूनिट वेक्टर, इफ a कैप एंड b कैप आर टू यूनिट वेक्टर, then the value of a कैप माइनस b कैप, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। ठीक है, चार ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 पहला ऑप्शन, 2 कॉस थीटा बाई 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कॉस थीटा बाई 2, और चौथा ऑप्शन है आपके पास साइन थीटा बाई 2। चार ऑप्शन है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है। ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर में बोला है, देन आपके पास वैल्यू ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब अभी मैंने आपको बताया था, याद आ रहा थोड़ा बहुत, दो वेक्टर को माइनस, दो एक वेक्टर ये एक वेक्टर माइनस करने का तरीका। जब दो वेक्टर माइनस होते हैं तो फॉर्मूला भी हमने देखा था, जब हमने देखा था ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर था। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, विच इज आपके पास, जरा बोलो, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना आता है, ये मैग्नीट्यूड आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, यही तो आया था फॉर्मूला, आया नहीं आता। लेकिन यहाँ ए कैप और बी कैप दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए कैप, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, बी कैप। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये सारे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हैं, ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कैप का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस कितना आ जाएगा, जरा बोलो, थीटा। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1 + 1। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो मैंने आपका फॉर्मूला डायरेक्टली बताया था, क्योंकि यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों अगर सेम हो जाएंगे, इनके मैग्नीट्यूड बनाएंगे, तो डायरेक्टली भी आप बता सकते हो, जो भी मैंने शॉर्ट टेक्निक बताई थी आपको। कितना आ जाएगा 2, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 × 1 कितना आ जाएगा cos थीटा आएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, जरा बोलो, cos थीटा आ जाएगा। ठीक, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कितना आ जाएगा, cos थीटा आएगा। यहां से जरा देखो, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ये आ जाएगा 2, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखते हैं 2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले और लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो यहां से अगर आप देखोगे 4 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे ए कैप माइनस बी कैप का जो मॉडुलस आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2 साइन कितना आ रहा है, थीटा बाई 2, कितना आ रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उसी बार पे तो बेस्ड है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, अभी मैंने बोला था ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो आपके पास जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, ये मैंने यहां 1 1 क्यों कर दिए होंगे, यहां 1 1 क्योंकि इसने बोला ये यूनिट वेक्टर है, और एक वेक्टर यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जरा बोलो 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जरा बोलो 1, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए इनकी जगह पे 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 कर दिया, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में ये मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए समझ में आई बात। इसी को क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर सकते हो, यहां अगर आप सुनना, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां आप क्वेश्चन को बदलना, यहां प्लस कर देना, जब यहां प्लस करोगे, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैं आपके पास पहले वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहां पर माइनस हो सकता है, दूसरा यहां प्लस हो सकता है। जब यहां प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला रूल अप्लाई करो, यहां प्लस कर दो, प्लस में यहां क्या होता है, यहां प्लस आता है, यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस आएगा, यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, यहां आपके पास इसी में प्लस मत कर देना, आप दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है, आप दोबारा ट्राई कर लेना, ए कैप प्लस बी कैप को कैसे सॉल्व करेंगे करके। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे, ये क्या होता है, जरा बोलो, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां कितना आ जाएगा फाइनली, कॉस थीटा बाई 2। तो जब ये ध्यान रखना, जब यहां प्लस होता है तो यहां आंसर क्या हो जाता है, 2 कॉस थीटा बाई 2, और जब यहां माइनस होता तब क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2। आगे जाके हम इनको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के रूल से भी करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हम इनको यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारा पर्पज ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने डिफरेंट मेथड से भी, ठीक है, ये समझ में आया, बताओ, चले। चलिए, तो ध्यान में रखना, ये ए कैप प्लस बी कैप अगर प्लस होगा तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, ए कैप माइनस बी कैप होगा तो आ जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। दो प्रॉब्लम हमारी इसी में बन जाती है, ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ टू फोर्सेस of magnitude a and a by 2 are, ठीक है, are acting at an angle 90, then the resultant, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ these forces will be, ठीक है। चलो फटाफट ऑप्शन आपके पास बताइए, 5/4 a पहला ऑप्शन है, दूसरा है 5/4 2a स्क्वायर, तीसरा है √5 बाय आपके पास 2 ऑफ a, और चौथा हमारे पास ऑप्शन है रूट आपके पास 5 बाय आपके पास 3a। ये हमारे ऑप्शन है, क्या कह रहा। अब जरा देखो, दो फोर्सेस से बोला कितने डिग्री का एंगल पर काम कर रहे हैं, जरा बोलो 90 डिग्री का एंगल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका हमने क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। तो 90 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट कुछ ना बोला जाए तो आपको एड ही करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने माइनस कर दिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जरा देखो 90 डिग्री के एंगल पर अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे, हमारे पास दो वेक्टर, अगर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो फोर्स है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये। 90 डिग्री के एंगल पर हमने देखा था रिजल्टेंट कितना आता है, जरा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस आपके पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर, और 90 डिग्री के एंगल पर ये कितना हो जाएगा, जरा बोलो 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहां से, आर ही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, यही हमें ध्यान रखना फोर्स। तो ए की वैल्यू, तो यहां पर आपके पास पहला फोर्स क्या है, ये तो ए स्क्वायर ही है, इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाय आपके पास कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि ये आपके पास ये है। तो यहां से आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा 5, एक मिनट, कितना आ जाएगा 5 ए स्क्वायर बाय
पास कितना आ जाएगा, ये भाई आपके पास 4 आएगा, इसका रूट आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √5, ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रखा मैंने ताकि आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ जाए। बाकी लेवल वाले भी करा रहा हूं, टेंशन मत लेना। ठीक है, जो मतलब आपका जिनकी पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम आने की। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, दोनों को कंबाइन करने वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा सुना। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इज n times the magnitude of a vector minus b vector। ठीक, the angle between a vector and b vector is, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है cos इनवर्स n माइनस 1 n प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है cos इनवर्स साइन, ठीक है, साइन इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, और चौथा ऑप्शन है cos साइन इनवर्स n माइनस 1 n प्लस 1। ठीक, ये हमारे 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करिए। क्या करा, टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड है, समझ में आता है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। टू बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी बोला। तो जैसा बोला है वैसा कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, सुनना फिर अब जरा क्या कह रहा है, हमसे बोला है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, पहली बात किसके इक्वल है जरा बोलो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, ये तो बहुत क्लियर समझ में आ गया। दूसरा उसने क्या बोला है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस, यही हुआ, ये किसके इक्वल है, ये है n टाइम्स ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये उसने बोला है। ये बोला है नहीं बोला है, ये तो बोला उसने। अच्छा जरा सुना फिर, अब मैग्नीट्यूड मतलब यही हुआ ना, मॉडुलस ए और बी का मॉडुलस n टाइम्स क्या है, ए माइनस बी का मॉडुलस। इसका मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं जरा बोलो, रूट के अंदर कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी मैंने बताया था 2ab, क्या लिखते हैं जरा बोलो, cos थीटा। n टाइम्स क्या आ जाएगा जरा बोलो, इसके मॉडुलस को कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, कितना आ जाएगा जरा बोलो, cos थीटा। यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल जैसा बोला है वैसा ही हमने किया है, और कुछ नया नहीं किया। एक काम करो तो स्क्वायर कर दो तो ये हट जाएगा सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर, अगर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2ab cos थीटा आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे तो यहां रूट हट जाएगा, यहां रूट हट जाएगा, यहां n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, a इक्वल टू बी है, सब की जगह वो भी रख लो, तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहां पर a इंटू 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पर a रख दो 2a स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर cos कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक, अगर आप समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो पहली बात तो यहां से a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गया,
दूसरा आपको दिख रहा होगा 2b कैंसिल आउट हो रहा है, 2b सभी में तो है, 2b कैंसिल आउट हो गया। यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा जरा बोलो cos थीटा, यहां कितना बचा जरा बोलो एन स्क्वायर, यहां कितना बचा जरा बोलो 1, और यहां कितना बचा जरा बोलो cos थीटा। यही तो बचा, बचा नहीं बचा? कैलकुलेशन का ध्यान रहे, ठीक है। 1 प्लस कितना आ गया cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया एन स्क्वायर माइनस कितना आ गया एन स्क्वायर cos थीटा आ गया, क्योंकि मुझे cos थीटा मुझे एंगल निकालना है, एंगल। तो इनको एक तरफ कर लो, उसको एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर cos थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ -1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। मुझे क्या निकालना है cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा निकाला जा सकता है बड़ा आसानी तरीके से। cos थीटा दोनों में से कॉमन लो, कितना आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, कितना आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। तो cos थीटा यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos कितना आएगा एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से आपको क्लियरली ऑप्शन में भी समझ में आ रहा होगा क्या होगा करके। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो यहां से cos, अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा कितना आ जाएगा जरा बोलो, थीटा आएगा cos इनवर्स कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा जरा बोलो आंसर, ठीक है। ये समझ में आया? जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दिया। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मैथ्स होगी, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं हुई है। हमने सिर्फ आपको ये एक जो समझा था उसी को लिख दिया। जो हमने बताया ए माइनस बी को कैसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस नहीं यहाँ प्लस होता है, ऑलरेडी बताइए। तो इस बी की जगह भी क्या रख दिया, ए रख दिया सबकी जगह पे, और जैसे रखा तो ये 2a स्क्वायर हो गया, ये 2a स्क्वायर हो गया, cos थीटा आ गया, यहाँ एन स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर सब में कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचेगा 1, जीरो मत कर देना। यहाँ कितना बचेगा 1, cos थीटा आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1, अरे सिंपल सी बात है, आप कॉमन लेते हो 2a स्क्वायर तो यहाँ 1 ही तो आता नहीं आता, प्लस cos थीटा। यहाँ से कॉमन लेते हो तो आपको यहाँ 1 आता है, यहाँ cos थीटा आता है, तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो स्टेप मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। तो ये समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, शायद पहले में ऐसा कुछ लिखा गया था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक। ये समझ में आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जरा समझना, टू फोर्सेस आर such that the sum of their magnitude, the sum of their the sum of their magnitude the sum of their magnitude is 18 Newton, and their resultant is 12 Newton, which is perpendicular, ठीक है, which is perpendicular to the smaller force. The magnitude of the forces are, ठीक है। हमें क्या बताना है, फोर्स के मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। हाँ हाँ सब मिल जाएगी, टेंशन नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखो सुना, क्वेश्चन समझो। टू फोर्सेस बोला आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बोला। सपोज के लिए एक फोर्स ऐसा है, ठीक है, इसके ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन लिख लो, ठीक है। 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है
10 न्यूटन एंड आपके पास 8 न्यूटन। तीसरा है, चौथा मतलब ऑप्शन है 16 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। चलो बताओ क्या कह रहा, टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बोला, यानी कि फोर्सेस को डायरेक्टली अगर ऐड किया जाए तो मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो 18 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट 12 न्यूटन बोला, दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है 12, विच इज जो रिजल्टेंट है, जो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या जरा बोलो, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स बोल रहा है, स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस बोल रहा है, क्या होगा, ये जो फोर्सेस हैं ये क्या है बोल रहा है, ठीक है। करें फिर ट्राई, लिख लिया हो तो समझे जरा क्या कह रहा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। हमसे बोल रहा है हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है बोला F1 ये बोल दिया, एक फोर्स है उसके लिए क्या जरा बोलो, सिचुएशन क्या है जरा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है एक फोर्स आपके पास F1 बोल दिया, दूसरा एक फोर्स F2, ठीक, दूसरा, लेकिन उसमें भी कहानी बोली है, उसने जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। अगर मैं जरा सुनना, अगर मैं F2 सुना, अगर जैसे मैंने F2 इधर बना दिया सपोज के लिए, तो रिजल्टेंट अगर इधर बनाऊंगा तो स्मॉलर फोर्स अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं तो यहां से ये 90 डिग्री थोड़ी लग रहा है, ये 90 डिग्री लग रहा है क्या, नहीं, तो मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट अगर मान लो इसको मान लो, सपोज कर लिया, वो कह रहा है जो रिजल्टेंट है बोला है वो स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर मैं ये मेरा लार्ज फोर्स है स्मॉल फोर्स है तो ये 90 डिग्री लग रहा है क्या, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर आपके पास ये जो F2 है इधर नहीं है, ये एक्चुअल में कैसे है, सुनना जरा, ये अगर आपके पास F1 है तो यहां कहीं आपके पास क्या रहा होगा जरा बोलो, यहां कहीं क्या रहा होगा जरा बोलो F2, ये हमारा कोई फोर्स F2 रहा होगा नहीं रहा होगा, ऐसा करके किसी एंगल पर पता नहीं जो भी होगा, लेकिन इसने ये बोला है कि F1 इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, मैंने कहा ये रिजल्टेंट से पूछ लिया, ये क्या जरूर बोला, इन दोनों का रिजल्टेंट F नेट, ये जो स्मॉलर फोर्स है स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है, ऐसे करके सिचुएशन है कुछ, ये समझ में आ रहा है। इसने बोला है जो रिजल्टेंट है बोला है, ये जो रिजल्टेंट हम बना रहे हैं ये स्मॉलर फोर्स पे क्या है जरा बोलो, परपेंडिकुलर है, ये हमारा F नेट है, ठीक, ये स्मॉलर फोर्स पे क्या है जरा बोलो, परपेंडिकुलर, ऐसे करके 90 डिग्री बन रहा है यहां एंगल, ये ध्यान में रखना। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे फिर, सॉल्व करने का तो तरीका वही है, क्या कि हम फिर से क्या करेंगे जरा बोलो, वही पहले, क्योंकि हमें पता है कि दो फोर्सेस किसी कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, एक्ट करें तो हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं, वही पैरेललोग्राम वगैरह लॉ देख सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं उससे। तो पैरेललोग्राम लॉ बनेगा कैसे, ये वेक्टर अगर F2 है तो इसके पहले एक वेक्टर डिजाइन कर दो, इसके पहले एक वेक्टर बना दो, ये भी क्या हो जाएगा जरा बोलो, F2 हो जाएगा, इसके पहले ये F1 वेक्टर था हमारे पास, इसके पहले एक वेक्टर बना दो, इसके पहले अगर एक वेक्टर बनाओगे ये हमारा क्या हो जाएगा जरा बोलो, F1 वेक्टर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये F2 है तो इसके पहले एक F2 वेक्टर बना दो, ये अगर आपका F1 है तो इसके पहले एक F1 बना दो। ये कौन सा लॉ है, ये है पैरेललोग्राम लॉ, समझ में आई बात, चलो ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या थी, उसने बोला था कि F1 और F2 का जो सम है, F1 प्लस F2, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कितना है, 18 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है जरा बोलो, गिवन। और दूसरा एक और कहानी हमें पता चल रही, क्या कहानी पता चल रही सुनना, कि F2 स्क्वायर, अगर आप देख पा रहे हैं ना ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा जरा बोलो, हाइपोटेन्यूस होगा, इसका मतलब ये है, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, जो नेट वाली हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी जरा बोलो, जो भी आपको, ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इन तीनों में भी तो एक रिलेशन बनाया जा सकता है, यहां से क्या रिलेशन बनाया जा सकता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल लिखा जा सकता है जरा बोलो, F2 स्क्वायर प्लस क्या जरा बोलो, F नेट का स्क्वायर, इसके इक्वल लिखा जा सकता है। मैं इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, वो F1 प्लस F2 वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहा हूं, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि मुझे ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता टोटल F1 और F2 के बीच, ये एंगल नहीं पता ये एंगल कितना है करके, इसलिए मैं वो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 नहीं लगा सकता, फिर वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, लेकिन वो जो F1 और F2 के बीच जो एंगल है वो पता ही नहीं है, तो वो करोगे नहीं, क्या करोगे सुनना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, सुनना। मैंने क्या करा, F1 के पहले एक ये बना दिया, ये स्मॉलर फोर्स में कंसीडर कर रखा, तो स्मॉलर फोर्स ये अगर F2 होगा तो ये भी F2 होगा, पैरेललोग्राम लॉ, ये अगर F1 होता है ये भी F1 होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, समझ में आता है? बोलो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, f1 स्क्वायर माइनस ऑफ f2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, f नाइट स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से क्या लिख सकता हूं, f1 माइनस f2, और इसको क्या लिख सकता हूं, f1 प्लस f2, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी यूज कर ली, f नेट का स्क्वायर। f1 माइनस f2 हमें क्योंकि मुझे दो चीजों का सम पता है, मैंने डिफरेंस पता कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आसान है। एडिशन कितना है इसका 18, तो कितना आ गया f नेट, f नेट तो ऑलरेडी हमको पता भी है, ठीक है। उसने बोला भी नेट कितना दे रखा था, 12 न्यूटन दे रखा था, नहीं दे रखा था, नेट कितना जरा बोला था, जरा बोलो उसने 12 न्यूटन, इसका स्क्वायर कर लो। यहां से अगर आप f1 माइनस f2 अगर कैलकुलेट करोगे, ये 18 आएगा, ये आएगा 144, शायद ऐसा इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 जैसा आएगा साथ में, 18 8 से आपके पास 144 होता है, 18 9 से 162 होता है, ठीक है, मतलब 18 144 होता है, नंबर आपके पास करोगे 162। f1 माइनस f2 अगर कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। दो फोर्सेस का सम पता है, दो फोर्सेस का डिफरेंस पता है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे f1 प्लस f2 इक्वल टू 18, f1 माइनस f2 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो 8, तो दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो ट्वाइस f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो f2 की वैल्यू, क्योंकि एक फोर्स अगर आपके पास 13 है तो दूसरा अपने आप कितना आ जाएगा जरा बोलो 5 न्यूटन, समझ में आई बात? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा बी, 13 और 5। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें आप कई बार आपके पास कंफ्यूज कर जाते हो कि बोला क्या है करके, तो ध्यान में रखना है बात कि उसने बोला था कि दो फोर्सेस का जो सम है वो 18 न्यूटन है, और जो रिजल्टेंट है दोनों फोर्सेस का, इसका और इसका, वो आपके पास कितना है 12 न्यूटन है। और ये बोला था कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स पर परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर वाली ये सिचुएशन लगा करके प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये शायद ऊपर नहीं दिख रहा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। यार आपके पास f1 प्लस f2 का जो सम था वो 18 न्यूटन लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, द सम ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ टू फोर्सेस p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r, दो वेक्टर का जो p और q का जो सम है कितना है r है, ठीक है। सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या कह रहा है, सच दैट मॉडुलस ऑफ r वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p वेक्टर, द एंगल थीटा, द एंगल थीटा इन डिग्री, इन डिग्री, ठीक है। डिग्री में आपसे पूछ रहा है एंगल क्या होगा करके, दैट, ठीक है, दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर will make with q वेक्टर इज, ऑप्शन है पाई बाई 2, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 4, ऑप्शन डी है आपके पास पाई बाई 3। कह रहा द सम ऑफ टू फोर्सेस बोला, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर बोला, सच दैट बोला मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बोला है, मतलब आर वेक्टर का जो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर के इक्वल है बोला, द एंगल थीटा बोला है, क्या, द एंगल थीटा बोला, दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर विल मेक बोला आपके पास, विल मेक आपके पास q बोला, ठीक है।
जो 2p, ये समझ में आ रहा, 2p और q का जो रिजल्टेंट होगा वो q के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, द एंगल थीटा बोला दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q, कुछ होगा रिजल्टेंट, विल मेक विद द q बोला, इज बोला। कहानी क्या है उसको समझते हैं, पहले आप क्वेश्चन लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझना जरा, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करेंगे। चलो पहले जैसा जैसा बोला वैसा वैसा देखते हैं क्या क्या बोला है। उसने बोला पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर हैं, कितने एंगल पर उसने बोला नहीं है, ठीक है। उसने हमें एंगल निकालने के लिए बोला, वो एंगल हमने आपके पास द एंगल आपके पास बोला थीटा, क्या होगा करके उस थीटा ही मान लेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे बोला दो वेक्टर पी और क्यू है, मान लो सपोज के लिए किसी एंगल पर है, इसको मैंने बोल दिया अल्फा, तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जरा बोलो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो जो भी आएगा थीटा एंगल पर, निकाल सकते हो, अल्फा एंगल पर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कितना आएगा नहीं दिख रहा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है, अब दिख रहा होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसके बाद क्या बोला, इसमें एक कहानी भी दी है, उसको अप्लाई कर लेंगे। इसमें एक कहानी दी है कि जो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर है वो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर के इक्वल है, चलो उसको भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक। फिर उसने क्या बोला कि अब आपने करना क्या है, उसने बोला है कि 2p वेक्टर, अगर इसको 2p कर दिया जाए, इसको 2p कर देना है और इसको q ही रहने देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस वेक्टर को हमने क्या करना है, जरा बोलो, इस वाले वेक्टर को हमने क्या करना है, इस वाले वेक्टर को 2p कर देना, उसको क्या रखना है, q ही रखना है। चलो इसको हमने q ही रखना है, रख दिया, ठीक। इसको हमने कितना कर दिया 2p, इसको हमने कितना कर दिया q ही रखना है। अब जो रिजल्टेंट होगा अब सेम नहीं होगा, बदल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मान लियो r डैश मान लिया, कितना मान लिया r डैश। 2p और q का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या, r डैश, r डैश q के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपको निकालना है, इसी को उसने बोला थीटा। ये एंगल कितना है ये पूछ रहा आपसे, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। दो बोला था, एक वेक्टर p है एक वेक्टर q है, इनका रिजल्टेंट r है बोला था, हमने लिख दिया, p और q दोनों सेम है, ये भी कहानी इसने दे दी, समझ में आ गई बात। दूसरा क्या बोला, जब ये 2p हो जाता है q हो जाता है और इनके बीच के एंगल को हमने छेड़ा नहीं है, ध्यान में रखना, ये एंगल अभी भी क्या है अल्फा ही है, ये एंगल को हमने छेड़ा नहीं है, ये ध्यान में रखना, एंगल को कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ इसको 2p किया है, इसको ये अल्फा ही है। क्वेश्चन में बोला ना जाए अगर किसी के बारे में तो ये ध्यान में रखना वो वैसा ही होगा, इसका मतलब उसको चेंज ही नहीं किया गया होगा। ये एंगल अभी भी कितना है जरा बोलो, अल्फा ही है, मैग्नीट्यूड को चेंज करें इसलिए आर चेंज हुआ है, ध्यान में रखना। तो हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा हूं, हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि 2p और q के रिजल्टेंट r डैश और q के बीच जो एंगल बना थीटा, वो एंगल क्या है ये पूछ रहा है, निकाल देते हैं, देखो सुनना, एक एक करके समझते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी बात। r वेक्टर इक्वल टू हमारे पास है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो हमें r का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2pq cos थीटा आएगा, अल्फा है तो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक। यहां पर एक बात समझ में आती है कि ये आपके पास किसमें होगा, रूट के साथ होगा, रूट अगर हटा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसने एक कहानी लिखी p और r का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये भी p स्क्वायर ही है, p स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos कितना आ जाएगा अल्फा। यहां से p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां जाएगा 0, यहां आएगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos कितना आ जाएगा अल्फा आएगा। यहां आपको समझ में आ रहा है कि q कॉमन है, q कॉमन है तो यहां q आएगा प्लस 2p cos कितना आ जाएगा अल्फा। मुझे बताओ इस पूरी इक्वेशन में देखकर आप एक बात दिमाग लगा सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन से q दो चीजों का, इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट जीरो है, तो q जीरो होगा या ये जीरो होगा, अगर यही जीरो हो जाएगा तो फिर आपका दो वेक्टर के रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, फिर तो सिर्फ यही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो इसका मतलब q तो जीरो नहीं हो सकता, पहली बात q जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर q जो जीरो हो गया तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट आपका हम देखेंगे, सुनना, वो सिर्फ किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल आएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कुछ रहा होगा, इसका मतलब q प्लस आपके पास 2p cos अल्फा क्या रहा होगा जरा बोलो जीरो, तब जाके ये कितना आएगा जीरो आएगा, आएगा। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं,
अब जरा देखो, ये पूरी सिचुएशन है यहां से, ये जो पहली सिचुएशन इसने दे रखी थी, अब इसमें अप्लाई करो तो इसमें क्या करा, ये एंगल कह रहा है, एंगल निकालना, इस एंगल को निकालो, कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो। जब मैंने बोला था यहां से एंगल निकालना है, यहां से कौन से वेक्टर को पहले लिखना होता है, इस वेक्टर को, कितना आ जाएगा 2p, कितना आ जाएगा जरा बोलो, साइन आपके पास कितना आ जाएगा अल्फा, क्योंकि मैंने बोला था दूसरे जब यहां से एंगल देख रहे हो तो इसको लिखना होता है, कितना आएगा साइन अल्फा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ओवर में कितना आ जाएगा q प्लस कितना आ जाएगा 2p, कितना आ जाएगा जरा बोलो, कॉस कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, और में कितना आ जाएगा q प्लस आपके बाद 2p कॉस अल्फा। अब आपको ये तो ऑलरेडी पता ही है कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो कितना है जरा बोलो, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 2p साइन अल्फा, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है जरा बोलो 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी आएगा, और टेन थीटा जब इंफिनिटी के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जब पाई बाई 2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। तो ये भी थोड़ा बहुत समझने वाला क्वेश्चन था कि ये कह क्या रहा है करके, कह ये रहा है कि आपके पास हमारे पास दो वेक्टर p और q, और p और q हमारे पास वेक्टर का रिजल्टेंट r है, और r इस तरीके से कि मॉडुलस ऑफ r जो है वो आपके पास मॉडुलस ऑफ p के इक्वल है, तो इसके लिए हमने कंडीशन बना दी, या तो आपके पास ये जब मैंने पूरा सॉल्व करा तो p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर प्लस 2p cos अल्फा आ गया, ठीक, तो यहां से q जब कॉमन लिया तो q प्लस 2p cos अल्फा, ठीक, या तो हमें समझ में आता है आपके पास ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो आपके पास इसमें ये समझ में आ रहा है कि q अगर मैं 0 करूंगा तो सिर्फ यही रहेगा, और इसका जो होगा ये r का मैग्नीट्यूड p के इक्वल होगा, या तो ये 0 होगा, या तो समझ में आता है ये पूरा 0 होगा, ठीक। लेकिन हम जब अपनी रिक्वायरमेंट अगर देख रहे हो तो हमें ये समझ में आता है 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाय q प्लस 2p cos अल्फा, जब हमने आपको यहां से डायरेक्शन निकाली तो डायरेक्शन कितनी आ रही, q 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाय q प्लस 2p cos अल्फा, ये 0 होना चाहिए, ये पूरा अगर 0 होगा तो टेन आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, टेन इन्फिनिटी, तो और इन्फिनिटी कब होती है, जब थीटा कितना होता है पाई बाई 2, ठीक, ये समझना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर चलते हैं। चलिए, तो टू फोर्सेस बोला आपसे, क्या कह रहा है, टू फोर्सेस पी एन क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f, इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 2f एंड 3f रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आर एट एन एंगल कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, विथ ईच अदर if the force q is double, इस फोर्स को हमने क्या कर देना, डबल कर देना है, देन their resultant also get डबल, ये कंडीशन दे रखी है, देन एंगल थीटा क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री, ये पूरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू फोर्सेस बोला पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास 2f एंड 3f रिस्पेक्टिवली, आर एट एन एंगल आपके पास थीटा बोला विद ईच अदर, ठीक है, इफ द फोर्स क्यू इज डबल बोला, देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल बोला, द एंगल थीटा बोला, तो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। पहले 2f और 3f का रिजल्टेंट निकालो, फिर दूसरे वाले सिचुएशन में q के मैग्नीट्यूड को 2 टाइम कर दो, तो रिजल्टेंट को भी कितना करना है, 2 टाइम करना है, तो हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन में लिख लेना, समझ लेंगे फिर जो भी आएगा देख लेंगे।
हमसे बोला है कि दो फोर्स हैं, बोला है एक है आपके पास P, एक है सपोज के लिए Q, और इसका रिजल्टेंट सपोज के लिए कितना है जरा बोलो R। इसका रिजल्टेंट कितना है R। हमारे पास दो फोर्स हैं, कौन कौन से, एक है फोर्स P, एक है फोर्स Q, एक है फोर्स Q। इसका रिजल्टेंट सपोज के लिए कितना है R है, रिजल्टेंट कितना है R। ठीक, R को क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q का रिजल्टेंट लिख सकते हैं, तो R को हम कैसे लिखेंगे, और इनके बीच सपोज के लिए एंगल कितना है जरा बोलो थीटा। इनके बीच एंगल कितना है सपोज कर लिया थीटा। ठीक है, थीटा एंगल है, वही हमको कैलकुलेट भी करना, आपको ये भी बताइए कितना आएगा रिजल्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितना आ जाएगा कॉस थीटा। इनकी वैल्यू भी दे रखी है, स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, इधर आपको लिख लो पी की वैल्यू क्या दे रखी है, पी का जो मैग्नीट्यूड 2f दे रखा है, क्यू का जो दे रखा है 3f दे रखा है, ये गिवन है क्वेश्चन में है। बोलो कितना आ जाएगा, 2f का स्क्वायर आएगा प्लस कितना आ जाएगा 3f का स्क्वायर आएगा प्लस कितना आ जाएगा 2, देखो यहाँ 2f रखो यहाँ 3f रखो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू आपके पास 3 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा ये 12, 12 आपके पास कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर, कॉस्ट कितना आ जाएगा थीटा। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 4, और ये कितना आ जाएगा 9। तो अगर इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये 9 आएगा 4 आएगा, इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा 13 एफ स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा प्लस 12 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ये आएगी पहले वाली सिचुएशन। अब दूसरे वाले में क्या बोला है, दूसरे वाले मैंने उसमें बोला है कि P तो P रखना है, Q को चेंज कर देना है। Q को करना है कितना, Q को करना है 2 टाइम्स ऑफ Q, Q डैश मान लो इसको दुगना कर देना है, तो रिजल्टेंट भी कितना हो जाता है, बोला रिजल्टेंट मान लो R डैश है, R डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आपके पास R हो जाता है, कितना हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ R। तो इस बार जो बनेगा R डैश जो बनेगा रिजल्टेंट P वेक्टर प्लस Q डैश वेक्टर का कैसे लिखेंगे, R डैश का स्क्वायर, जैसे इसको लिखा कैसे लिखेंगे, आर डैश का स्क्वायर इक्वल क्या कर देंगे, रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर लिख दिया है, पी स्क्वायर ये क्यू डैश स्क्वायर प्लस 2p क्यू डैश कॉस कितना आ जाएगा जरा बोलो, अभी भी एंगल कितना जरा बोलो थीटा, एंगल कितना जरा बोलो अभी भी थीटा, कुछ बोला नहीं है उसने, एंगल तो निकालना इतना हो करके क्या है करके, सर इसको चेंज किया सिर्फ। अब करेंगे क्या जरा बोलो, ये इसने बोला आर डैश कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ये पी की वैल्यू आपको वही है 2f ही है, कितनी है 2f स्क्वायर, क्यू कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, पहले कितना था 3f था, 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6f, तो कितना हो जाएगा 6f का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, पी की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास 2f, और ये कितना आ जाएगा 3f, इसका ये कितना हो जाएगा 6f, क्यों क्योंकि समझ में आता है 2 टाइम्स हो गया 6f, कॉस आपके पास कितना है थीटा, ये आ जाएगा आएगा। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये 2 आर स्क्वायर इक्वल होगा, अच्छा 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4f स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 36f स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 24f स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, आएगा 4। हमें थीटा निकालना है, एक काम करो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, बिना उसके कैसे आएगा, तभी तो आर स्क्वायर अननोन है ना, इसके लिए यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4f स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा 40f स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 24f स्क्वायर कॉस थीटा। मैं यहां से एरो बना दे रहा हूं, यहां से इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है, समझ में आई बात, अब सॉल्व हो जाएगा फटाफट कर लीजिए। बोलो कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 52f स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 48f स्क्वायर, ठीक है कॉस थीटा आएगा, कितना आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा ये 40f स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा f स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। एक काम कर लो कॉस थीटा वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, 40 अगर इस तरफ अगर ले जाओगे तो 52f स्क्वायर माइनस का 40f स्क्वायर, ये आ जाएगा उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 24 आपका एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 12f स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 24f स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो माइनस 1/2 इधर चले जाएगा कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा 1 - 1/2 कहां पर होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस
120 पर आपके पास क्या होता है, माइनस का 1/2 होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपके पास थोड़ा ज्यादा हुई, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम है इजी। ठीक है, लास्ट वाली लाइन अगर यहां नहीं दिख रही तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा। 40f² था, इसी को तो लिखा था, प्लस 24 क्या था, f² cos थीटा। ठीक, नीचे लिख दिया, तो ये है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं, कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो, फिर जो है आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी स्टार्ट करेंगे कल। कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी आपके बाद डिस्कस करेंगे कल।